हमारे यहाँ पे 36 बिरादरी है। पंजाबी जो कौम है ना, मर्द कौम है भाई, सच में जिन्होंने उस जंग को जीता है। नौकरी पे अगर बात करें तो एक बार तो भाजपा के जो वर्कर थे वही नाराज हो गए थे। एक भाजपा के नेता भी थे, वो भी बोले यार ये ग्रुप डी की तो खट्टर साहब हमारे हाथ में दे देंगे हम अपने वर्कर। ये नाराज नहीं थे, नाराज हैं। मैं तो ये बात आज मैंने मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोली है। मैंने वही कहा ना कि राजनीति के अंदर मिसाल पैदा करने वाले 2019 में पर्ची खर्ची का एक आपने मामला लगाया। पर्ची खर्ची इस सरकार में पर्ची खर्ची नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई हमारे सरकार में पर्ची खर्ची हो तो लाओ वो नाम बताओ, वो डिटेल दो। मैं दे दूंगा डिटेल, उनको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे अहम सबसे खास इंटरव्यू हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के रोजगार पे। हमारे साथ है संजय भाटिया जी। सर नमस्कार, प्रणाम। राम राम भाई साहब, राम राम। राम राम। तो जी कॉपीराइट है भाजपा का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है। आप मानते हो तो जरूर है, इसमें क्या दो राय है। और ये इतिहास रचा गया और इसके लिए हम सब भाग्यशाली हैं कि हम जीते जी वो चीज़ देख सके जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जान गंवाई। जिस सपने के लिए, वो भव्य श्री राम मंदिर का, वो पूरा हुआ है जी। हरियाणा में पूरे देश में दूसरे नंबर पे आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। ये सब समाज का धन्यवाद है, लोगों का धन्यवाद है और परमात्मा की कृपा है। मोदी जी का नाम था भाई साहब। आपने अपनी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं किया, वही सिंपल सा कुर्ता पजामा है। तब जब हम घर पे थे तब चप्पलों में थे, अभी कहीं बाहर आए हैं तो जूते पहन रखे, नहीं तो कोई बदलाव नहीं। कुर्ता पजामा भी सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल वरी का है या कुछ और है। हरियाणा में दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको ये कहा जाता भाई संजय भाटिया तो ना दूसरे मुख्यमंत्री हैं, नहीं ये कोई बदलाव नहीं, घाटी तक कोई बदलाव नहीं। ये भी उनका आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ कि जो अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, हर कार्यकर्ता उसमें अपने आप में उन्हीं का रूप ही देखता है। क्योंकि राजनीति, हरियाणा की राजनीति को बदलने वाले, देखो मुख्यमंत्री पहले भी बहुत रहे हैं, अच्छे रहे हैं और बड़े बड़े नाम रहे हैं। चाहे चौधरी देवीलाल रहे, चौधरी भजन लाल रहे, चौधरी बंसी लाल रहे, सब बड़े बड़े नाम रहे हैं। लेकिन जो मिसाल कायम मनोहर लाल जी ने की है, मुझे लगता है कोई उस मिसाल को छू नहीं पाया। जिस ईमानदारी से नौकरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी है, पहले कहीं ना कहीं पक्षपात, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, कोई पैसे की बात, ये नौकरियों का धंधा था, वो धंधा मनोहर लाल जी ने बंद किया। आज हर समाज के अंदर हर बरादरी का व्यक्ति जो योग्य है, जो योग्य बच्चा है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर सरकारी नौकरी मिली है। नौकरी पे अगर बात करें तो एक बार तो भाजपा के जो वर्कर थे वही नाराज हो गए थे। एक भाजपा के नेता भी थे, वो भी बोले यार ये ग्रुप डी की तो खट्टर साहब हमारे हाथ में दे देंगे हम अपने वर्कर। ये नाराज नहीं थे, नाराज हैं। मैं तो ये बात आज मैंने मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोली है। मैंने वही कहा ना कि राजनीति के अंदर मिसाल पैदा करने वाले मनोहर लाल जी हैं, जिन्होंने उस नाराजगी की भी चिंता, उन्होंने कोई बात नहीं, अपना कार्यकर्ता नाराज होता है, अपना नेता नाराज होता है। क्योंकि पहले लोग MLO को, MP को नौकरियां बांटा करते, जब 10 तू अपने लगवा ले। और वो भी जो MLA MP रहते थे, वो क्या करते थे, अपने परिवार के बच्चों को और या फिर पैसे लेकर नौकरियां दिया करते थे। वो सिस्टम उन्होंने कहा भी लोगों के वोट से आप बने हो, गरीब के वोट से आप बने हो, और आज बनने के बाद उनके साथ आप अन्याय करोगे, ये ठीक नहीं है। ये करिश्मा, ये स्टैंड अगर किसी इंसान ने लिया, वो मनोहर लाल जी ने लिया। तभी मैं कह रहा हूँ कि मिसाल पैदा करी है उन्होंने। मैं विधानसभा में देख रहा था, नैरेटिव सेट करती है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी है चाहे पक्ष की पार्टी है, एक दूसरे के ऊपर नैरेटिव सेट करती है, उस पर पूरी राजनीति चलती रहती है। पिछले 2019 में पर्ची खर्ची का एक आपने मामला लगाया। पर्ची खर्ची इस सरकार में पर्ची खर्ची नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोई हमारे सरकार में पर्ची खर्ची हो तो लाओ वो नाम बताओ, वो डिटेल दो। मैं दे दूंगा डिटेल, उनको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। वो देखो, मैं सच कह रहा हूँ उनका। तो मैं कहता हूँ उन्होंने नहीं का विधानसभा के अंदर जवाब दिया होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर बोल सकता हूँ, मैं बहुत सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भाई साहब, ये नौकरियाँ तो आप पर्ची खर्ची तो छोड़ो,
बच्चों के रिश्ते, लड़कियों के रिश्ते देकर भी नौकरियां दी गई हैं कि तू हमारे इस यहाँ शादी कर, हम तेरे को SC बनाएंगे। मैं कहना मुंह दिखाना मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कह रहा हूँ। अगर कोई गलत, मैं डिलीट कभी करवाई नहीं भाई साहब, जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। SC की नौकरियाँ, कितनी भर्तियाँ इनकी कैंसिल हुई, कितनी भर्तियाँ इनकी चैलेंज हुई, हर भर्ती इनकी चैलेंज होती थी और बार बार कोर्टें इनको बोलती थी कि आपने पक्षपात किया, आपने पिक एंड चूज किया। और ये बोले, मैं वही बात कई बार सुनता हूँ, हालांकि मैं सांसद हूँ, मेरे को केंद्र की बातों के ऊपर, यहाँ पर स्थानीय हरियाणा की बातों में मैं थोड़ा सा कम बात रखता हूँ। कई बार हमारे बुजुर्ग हैं, कहावत कहते छाछ सो बोले छलनी बोले 900 छेद। ये बात करते हैं करप्शन की, जो एक खुद करप्शन की प्रतिमा है, ये बात करते हैं नौकरियों में। ये सारे धंधे करके आज लोगों के अंदर, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये मानने की हमने पाप किया, हमने CLU का धंधा किया, हमने गरीब किसान की जमीन छीनी और उसको एक्विजिशन का भय दिखाकर, बिल्डर को औने पौने भाव में दिलवाकर, कोड़ियों के भाव जमीन दिलाकर, और अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, किसान का हित चिंतक कहते हैं। ये कॉन्फिडेंस से बात करने के भी लायक नहीं है। इनमें इतना भी दम नहीं है, इनके अंदर इतनी भी सच्चाई नहीं है। इनको सिर्फ जात पात फैलाकर, जाति की राजनीति करना, क्षेत्र की राजनीति करना, भाई भतीजावाद करना, अपने परिवार, इनके साले, इनके रिश्तेदार, सब धंधा, सब दुकान खोल के बैठे थे। क्यों मेरे से मुंह खुलवाते हो? इनकी तो रग रग से आज इनके पास मुद्दा क्या है ये बताएं कि हमने ऐसे अच्छे काम करे थे कांग्रेस के टाइम में, हमारे को दोबारा लेके आओ। हर वक्त बात करेंगे क्षेत्र की चौधर की, रोहतक की चौधर की, जाति की, बिरादरी की, इसके अलावा इनके पास है क्या? आज लोगों के आगे इनकी पोल खुल चुकी है। केवल परिवार के अलावा, केवल अपने बच्चे को स्टैंड करने के चक्कर में, मैं ये नहीं कहता कि रणदीप सुरजेवाला अपोजिशन के नेता वो भी हैं, शैलजा जी भी अपोजिशन की नेता है, अशोक तंवर भी अपोजिशन के नेता थे, आज बीजेपी के अंदर है। आप देखो कि इनके कैरियर के साथ इन्होंने कितना भद्दा मजाक किया, इनके साथ ज्यादती करी, मैन हैंडलिंग करी, केवल अपने लड़के को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये करैक्टर है ऐसे नेताओं का। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपका बेटा भी? बिल्कुल मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा संजय भाटिया के नाम पर एस्टेब्लिश हो, सड़क पर घिस के काम करके कार्यकर्ता के रूप में काम करे। समाज उसको कभी उठाएगा, समाज कभी उसको रिकमेंड करेगा तो वो अपनी, उसका भाग्य, उसकी अपनी मेहनत है। लेकिन वो संजय भाटिया का बेटा है, वो भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है, इसलिए उसको राज्यसभा में भी जाना चाहिए, इसलिए उसको लोकसभा की टिकट भी मिलनी चाहिए। लोकसभा की टिकट मिलने से पहले भूपेंद्र हुड्डा का क्या योगदान था, कांग्रेस की राजनीति के अंदर क्या योगदान था, क्या उन्होंने वर्करी कर रखी थी? केवल इसलिए कि वो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्या राइट दूसरे कांग्रेस के बड़े लीडर्स का नहीं बनता था, जो इन्होंने इसको राज्यसभा के अंदर भी जिद करके, क्योंकि विधायक अपनी मुट्ठी में करके, भाई मैंने तो अपना लड़का ही भेजूंगा। ये इनके सिद्धांत है। ये क्या समाज का भला करेंगे? ये गरीब के बच्चे का क्या भला करेंगे? गरीब के बच्चे का अगर भला करा तो आत्मा से मनोहर लाल जी ने करा, जिसने ये सिद्ध करके दिखाया ये पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया अपने कामों से। आप जब हुड्डा साहब पे इस टाइप के आरोप लगाते हैं, आप जब आरोप लगाते हैं भाई मानेसर वाला मामला है, ये डील वाले मामले हैं, तो इनको अंदर क्यों नहीं कर देते? देखिए सुनिए, ईडी ये देखिए, ये नहीं कोई डर नहीं दिखा रहे। ईडी अपना काम करती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे चलती है। ईडी का दुरुपयोग करने वाले ही आज ये कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ऑन रिकॉर्ड बात है। आज आप देखिए, आप पार्टी केजरीवाल 338 करोड़ की ट्रांजैक्शन उनकी निकली, इतने 17,000 एकड़ के लगभग, मुझे लगता है कि लैंड इनकी जो एक्विजिशन में थी, इन्होंने जो रिलीज करी, जो छोड़ी, एक्वायर नहीं करी। ये आप देखो बिल्डरों को कितना फ़ायदा उठाया। ऑन रिकॉर्ड है, जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियाँ थी, सब्सिडरी कंपनी थी, कैसे KMP के आसपास दाएं बाएं नहीं, अंदर वो कोर्ट करेगी, कानून करेगा। कोई ऐसा हमारा तानाशाही नहीं है कि रात को उनको उठा के कोर्ट करेगी। कोर्ट अपना काम कर रही है। ये डरते क्यों है? ये ईडी से क्यों डरते हैं?
ये कानून से क्यों डरते हैं? कोर्ट अपना काम करेगी और बारी बारी से कर नहीं रही, अंदर हुए नहीं। अंदर होते हैं तो ये कहते हैं कि जाति कर रही है सरकार, तानाशाही कर रही है। अंदर हो भी रहे हैं। अच्छा चलो मैं कहता हूँ सरकार ने तानाशाही करी, मोदी जी ने, आप पार्टी के जितने ये नेता अंदर गए हैं, चलो मैं, आप बोलते हो कि मोदी ने तानाशाही करी, अपोजिशन बोलते कि मोदी ने तानाशाही करी। अगर उन्होंने तानाशाही करी तो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं देती क्या? हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देती क्या? इनको उन मामलों में रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? तो कहीं ना कहीं इनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने आए हैं, तभी इनको रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से रिलीफ तब मिलेगा जब ये भाजपा में शामिल हो जाएंगे, जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, अभी आप सुनो, चलो मैं इनकी बात को ही झूठा करता हूँ। इनको रिलीफ जो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कैसे मिल गया, कैसे रिलीफ मिला इनको? क्या ये भाजपा में शामिल हो गए थे? कोर्ट कभी भी किसी पर मैं नहीं, और वो चलो वो उन्होंने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान कर रहे हैं। हमने सम्मान, जब सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ नहीं देती तब तो इनको सरकार की तानाशाही नजर आई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको तब भी तो रिलीफ दिया ही है ना। एक फैसले के ऊपर आलोचना करना, एक फैसले को करना, मैं तो कहता हूं उच्चतम न्यायालय सब चीजों से ऊपर है, देश की सर्वोच्च शक्ति है, सरकार से भी ऊपर है। वो जो न्याय करे इनको भी मानना चाहिए। अगर कोर्ट इनको सम्मन कर रही है तो क्यों भागते हैं, ये क्यों नहीं पेश होते? अगर सच है, सांच को आंच क्या, सीधी होकर सामने बात रखें। जी, आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, अभियाना क्या था मुझे पता नहीं, उस पर भाजपा काफ़ी जोर लगा रही है। मुझे लगता है अभियाना, मैं शायद कभी बहुत साल पहले एक शब्द मेरे दादाजी बोला करते थे, भाई हमें अभियाना देना पड़ता था। मैं पूछता था, अभियाना, मैं बच्चा ही था, उनसे पूछता था। मुझे लगता है पानी के ऊपर का कोई कर था जो अंग्रेजों के राज का था। अंग्रेजी कानून देखो आज भी इस देश के अंदर लागू थे, अभियाना कर देना पड़ता था। वो आज भी मेरे को लगता है कि ऑन रिकॉर्ड कहीं देना पड़ रहा था, जिसको संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो वापस कर दिया। अब उसको अभियाना नहीं देना पड़ेगा। कितने ऐसे कानून थे, आईपीसी के भी कानून जो अंग्रेजों के टाइम के लगभग 160 साल पुराने चले आ रहे थे। हमारी पार्लियामेंट का जो ये स्पेशल सेशन हुआ उसके अंदर ये सारे कानून वापस लिए गए। धीरे धीरे मुझे लग रहा है पूरा संविधान ही बदल देंगे। नहीं, संविधान का इससे कोई नहीं। देखो 2029 का इलेक्शन नहीं होना। देखिए जगदीप जी, देखिए अगर आपका मन है, आपका देखने का नजरिया है, मैं समझता हूँ इसमें अंग्रेजों के समय के कानून क्यों लागू थे। कई जगह, मैं होम कमेटी का मेंबर हूँ जगदीप जी, मुझे सुन के हैरानी हुई, उस कानून की लाइन लिखी हुई थी, द एम्परर ऑफ ब्रिटिश जी डिजाइन, उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है। अरे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, उन अंग्रेजों से लड़के हमारे शहीदों ने देश आज़ाद किया, आज भी कानून के अंदर वो लाइनें लिखी हुई हैं। ऐसी एबॉलिश करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे कानून जो उस समय में रेलेवेंट थे, आज नए तरह के क्राइम होने शुरू हो गए, साइबर क्राइम शुरू होने गए। क्या आप 160 साल पुराने कानून से काम चलाना चाहते हैं? नया पार्लियामेंट बना, इनको तकलीफ होगी, ये हमारा तो अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग। अरे सारी ज़िंदगी आप अपने घर का नक्शा बदल देते हो, 20 साल बाद आप अपनी कोठी का नक्शा बदल देते हो, आप सांसद बनते हो, अगली बार फिर वो सारे उसके अंदर करोड़ों रुपए लगाकर अपनी कोठी को बदल देते हो। एक पार्लियामेंट, अपने देश की अपनी पार्लियामेंट होना, अपनी बिल्डिंग होना, उसके ऊपर भी इन्होंने देखो बाइकाट करा। भव्य श्री राम मंदिर बना, उसका भी आप बाइकाट कर रहे हो। सदियों से जो महापुरुष हमारी विरासत, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके मंदिर के ऊपर भी इनको दिक्कत होगी। मैं कहता हूं इनके मानसिक दिवालियापन है। उस मानसिक दिवालियापन के कारण कई बार तो बिना कारण के जनेऊ पहन लेते हैं, कई जाकर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। मतलब इनको ये कंफ्यूज्ड है कि हमारे से हो क्या रहा है। मैं तो कहूँगा परमात्मा ये कांग्रेस के इन नेताओं को सद्बुद्धि दे और अपने परिवार के मोह से निकले। कांग्रेस में हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए भी लगाया और देश के लिए भी अच्छा सोचा। क्या किसी एक नेता को, क्या राहुल जी से ज़्यादा समझदार कोई कांग्रेस के अंदर नेता नहीं? एक एक करके सबको किनारे कर दिया, बाहर निकाल दिया। जो राहुल जी के मुकाबले योग्य युवा सांसद हैं, उनको जानबूझ के बोलने का अवसर नहीं दिया जाता कि ये कहीं उनका उभार ना हो जाए, हमारा डाउनफॉल हो जाए। उन्होंने निकाला नहीं जी, आपने अपने में बुला लिया। नहीं आप आने, मैं कहता हूँ कुछ आए, कुछ अभी भी वहाँ है, उनको वहाँ भी बोलने का नहीं, उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। उनको चाहिए कि अपने पार्टी के युवा सांसदों को भी, जो उभरते हुए, जिनके पास नॉलेज है, जिनको स्टडी है, जो अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। किसी भी विषय पर चर्चा करने से भागने के लिए पार्लियामेंट का बाइकाट करते हैं, क्योंकि राहुल जी बोल नहीं सकते, किसी और को बोल
चलने देना नहीं चाहते, इसलिए उनको आसान तरीका लगता है कि बाईकाट करो। जितने घंटे पार्लियामेंट चली है उससे ज़्यादा घंटे कांग्रेस ने बाईकाट करा है पार्लियामेंट का। मेरे पास एक अपडेट आई कि जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं थी उन राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा में, लगभग 13 मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो गए। क्या अब हुड्डा साहब की भी बारी है? नहीं, देखिए वो हुड्डा साहब की मर्जी है, वो आए। देखो वो मेरी सुनो, वो बीजेपी में आए। देखो बीजेपी में आने के लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता जी, लेकिन कानून अपना काम करेगा। वो अगर किसी काम के अंदर फंसे हैं, कोई काम के अंदर उनका, तो उनका कोई भी हो, वो नहीं, कोई बीजेपी का भी आदमी आज की डेट में भी हो, अगर कोई गलती करेगा तो फंसेगा। कानून सबके लिए बराबर है और जो गलती करेगा वो भुगतेगा। आपने बताया अपोजिशन के पास इतना पैसा है, वो इतने करोड़ का मालिक, वो इतने करोड़ का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने, हमारे आपने महलों का जिक्र किया। मैं ये कह रहा था कि पार्लियामेंट बन रही है इतने साल बाद, 100 साल के बाद, तो इनको तकलीफ हो रही है, उसका बायकाट करें भी। ये क्यों बन रही है पार्लियामेंट, नया भवन क्यों बन रहा है? अपने घर का नक्शा ये 10 साल बाद, 20 साल बाद अपने घर का नक्शा बदल देते हैं। सब कुछ आपको अपडेट तो है आपके पास। मैंने ये नहीं कहा कि करोड़ों रुपया तो इनका आएगा, ऑन रिकॉर्ड है, कहाँ जाएंगे। अगर इन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करी है तो सब कानून के दायरे में आएंगे, फंसे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं, मैं थोड़ी सी हिम्मत करके पूछ लेता हूँ, आपके पास सबकी डिटेल रहती ही है। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री साहब, उनके पास कितना पैसा है? देखिए मुझे तो उनकी संपत्ति के बारे में पता नहीं, वो नहीं, मैं बताता, मैं ना लास्टी खट्टी नहीं, मैं सच बताऊंगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा। आप उनके बारे का मेरे बारे पूछोगे, जो कुछ है मैं बोलूँगा। देखो मैं उनको एक संगठन मंत्री के रूप में जानता हूँ। उनके अपने पिता द्वारा जो विरासत में 3 एकड़ जगह थी, उस 3 एकड़ में भी उन्होंने 1 एकड़ जगह दान की है। 2 एकड़ उनके पास जगह है। अभी गांव की बात और हाँ, मैं गांव की बात, हाँ जी। और मैं एक बात और बताता हूँ कि एक दिन मैं, साल 1 की बात होगी, उनके पास ही बैठा था और हम, जैसे बैठक होती है तो बाई चांस हम दोनों थे और खाने की टेबल पे थे, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो स्वाभाविक रहती है, तो बड़ी खुशी से और बड़े उसे कहने का, संजय जी एक बात बताऊं? मैं कहा बताओ जी। कहने का, आज मेरी जो बचत है, आज जो मेरा बचत है 22.5 लाख रुपए की हो गई है। 1 साल पहले की बात? हाँ, लगभग 1 साल हो गया होगा उस बात को। 22.5 लाख रुपये। मैं कई बार मंचों पे भी बोलता हूँ, तो मुझे खुशी भी हुई और मेरे मन में श्रद्धा और भी बढ़ी कि यार ये एक मुख्यमंत्री हरियाणा का जो ये बोल रहा है कि मेरी 22.5 लाख रुपए की बचत हो गई है। मैं कई बार सोचता हूँ कि मतलब कई बार आदमी सरपंच रहते हुए, कई बार जनप्रतिनिधि रहते हुए, हम देखते हैं कि वो उसके पास इतना ऐश्वर्य, और उसका परमात्मा करे कारोबार करे, कोई भी कमाए, मुझे किसी की कमाई से लेश मात्र नहीं, लेकिन पॉलिटिकल होने के कारण अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोग कितना पैसा खाते कमाते होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा ये श्रेष्ठ इंसान, राजनीति का संत, सफेद कपड़ों में संत, मैं वाकई में ही, मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है कि एक अच्छा इंसान हमारे प्रदेश को संभाल रहा है। उन्होंने पूछा नहीं भी इन्वेस्ट कहाँ करूं? नहीं, वो मेरे से ज़्यादा समझदार है और वो पहले तो काम धंधा ही करते थे। मेरे को याद है, आजाद मार्केट में उन्होंने दुकान बनाई थी प्रचारक बनने से पहले। आज भी कोई बात हमारी चर्चा चली तो आज हम कल्पना चावला मेडिकल उसमें थे, तो हमें उससे पहले सुना रहे थे, तो एक डॉक्टर से डिस्कस करा जो कल्पना चावला के मिस्टर गर्ग हैं, जो अभी वहाँ पर डायरेक्टर हैं। उनको कह रहे थे आप कौन से साल में? कहते मैं भी रोहतक पढ़ाई करी है और कॉलेज का भी नाम नहीं। कहते मैंने प्री मेडिकल करा, मेरे माइंड में था कि मैं आगे MBA के, किंतु मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैंने फिर BSc कर ली। तो BSc के भी 5 मार्क मिलते थे, कुछ इस तरह की चर्चा कर रहे थे। कहते पहली बार 1977 के अंदर, उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी ने ये एक टेस्ट की शुरुआत उन्होंने पहली बार करी थी। तो वो भी और आगे काफ़ी डिटेल विषय है, चलो बहुत पुरानी बात होगी, ऑफ रिकॉर्ड की बातें हैं वो, तो याद करे थे। उसमें बहुत ही मेहनत और बहुत संघर्षशील एक साधारण से परिवार से उठकर आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में, और ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जिसने इतिहास बनाया, ऐसे निर्णय किए कि गरीब आदमी का बच्चा बिना पैसे के और बिना सिफारिश के नौकरी लग सके, ऐसा सिस्टम डेवलप किया उन्होंने। एक बात मेरे को जहन में आती है, हरियाणा में 10 लोकसभा है, 10 की 10 आपके पास आपका वर्चस्व है, और उन 10 लोकसभा में जब बात चलती है इन दिनों
लगभग 40% तो टिकट कटेगी। जब आपके जीते हुए हैं तो टिकट क्यों काट रहे हैं? ऐसे देखो, ये चलते हैं तुक्के। कई बार कहते हैं जी ये सांसद नहीं लड़ेगा, ये विधानसभा लड़ेगा, ये वाली लोकसभा नहीं लड़ेगा, ये दूसरी आपको लेके भी जिक्र आता हाँ, है। मैं वही मैं कहता हूँ। आपके बार संजय भाटिया जी विधानसभा से लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा लोकसभा लड़ना ना लड़ना, मेरा विधानसभा लड़ना ना लड़ना, साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करना, ये हमारा निर्णय जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इवन तक के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठने वाले नेताओं का फैसला भी वही बोर्ड करता है, उनकी एब्सेंस में करता है। मान लो 11 क्या कौन इलेक्शन लड़ेगा? मान लो हाँ 11 ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं जो इलेक्शन लड़ेगा वो तो नहीं मैं आपको मोदी जी को अमित शाह को ही पता और किसी को नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, मान लो 11 है या 12 है या 13-15 है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, जब उनमें से भी किसी व्यक्ति की टिकट की उस सीट की चर्चा आती है, ये हमारे यहाँ सिस्टम है, वो उस समय उस सीट की, जबकि वो तो निर्णायक भूमिका में बैठा है, वो पूरे देश के फैसले कर रहा है वो, लेकिन टिकट बांटने में भी है। मैं इवन तक के ये कह सकता हूं पूरे अधिकार के साथ, अगर माननीय अमित शाह जी की सीट की चर्चा में, माननीय अमित शाह जी भी उस बैठक के अंदर नहीं बैठेंगे, ये हमारी प्रक्रिया है। उनकी अनुपस्थिति में उस बैठक की, जो मान लो निर्णायक भूमिका में है, सब अपनी, अगर किसी की टिकट की चर्चा भी हो रही है, अगर मान लो हमारी सुधा यादव जी हैं, उस कमेटी की मेंबर है, अगर सुधा जी की भी सीट की कोई चर्चा होगी तो सुधा जी की एब्सेंस में ही होगी, ये हमारी प्रक्रिया है इसके अंदर। और बड़ा भारी, मैं कहता हूँ एक अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। खुलकर सब चर्चा करते हैं जब मीटिंग करते हैं। और जहाँ तक आप कहते हो 40%, ये मीडिया की अटकलें हैं, क्योंकि स्टोरी बनानी है, इस स्टोरी, अच्छा ये 40% है तो कौन जाएगा, किसकी सीट हटेगी, उसकी जगह कौन आएगा, ये चर्चा रहती है, टाइम पास होता है। लेकिन हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात सुनो, जो सांसद बन गए, वो आपने कहा कि वो क्यों बदल रहे हो आप, अरे सर वो सांसद भी तो कार्य करता है। जब संजय भाटिया को लोकसभा की टिकट मिली करनाल की, तो मैं कार्यकर्ता के रूप में रोहतक कार्यालय में बैठा था और मैंने टीवी के ऊपर पट्टी पढ़ी। मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी, मैं तो रिकमेंड भी किसी और को कर रहा था लोकसभा के लिए, मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं कि मेरे को कंसीडर करे और मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आगे भी कोई लड़ेगा तो कोई ना कोई कार्यकर्ता लड़ेगा। इस बात की ये नहीं होना चाहिए कि मैं MP बन गया तो मेरी जद्दी जदाद होगी। ये कांग्रेस का कल्चर है कि एक परिवार का राज होगा, वही बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। भाई हमारे यहाँ तो 3 स्टेटों के चुनाव हुए, आपके सारे मीडिया के सारे सर्वे फेल हुए, कितनी बीजेपी की सीटें आएंगी, मतलब छत्तीसगढ़ तो मतलब ही नहीं है, मध्य प्रदेश भी हार गए, और वहाँ तो राजस्थान हाँ, अच्छा सुनो, हाँ ये देखो आप, ये बातें चलती थी जब सारे सर्वे हो गया। अच्छा फिर मुख्यमंत्री चले, एक रात को कोई मुख्यमंत्री बनता था, दूसरे को कोई मुख्यमंत्री, तीसरे, और वो मुख्यमंत्री बने आप बताओ जिनकी दूर दूर तक कल्पना थी, उनको खुद को ही नहीं पता मुख्यमंत्री। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी, ये तो प्रूव हो गया, ये हर बार प्रूव हुआ, ये प्रूव हुआ। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भी देश की राजनीति में बहुत बड़े नाम थे। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बन के गुजरात में गए, उससे पहले भी गुजरात की राजनीति में बहुत बड़े बड़े नाम थे। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत नाम थे। जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा की राजनीति में इनसे भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, किसी समय भी, किसी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी दे सकती है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मंदिर है खाटू श्याम का जी, हम राजस्थान जाते हैं, लेकिन अब चुलकाना धाम में भी खाटू श्याम का असली कौन सा है? नहीं, दोनों असली हैं, दोनों सब श्रद्धा है सब लोगों की, सब लोग दोनों जगह जाते हैं। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो संत महात्मा महाराज बबरीक जी का है, लेकिन उन्होंने जो शीश का दान दिया, राजा बलबरीक जी ने हाँ शीश का दान दिया, वो चुलकाना के अंदर दिया। इसलिए इस स्थान पे भी लोगों की बहुत श्रद्धा है। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इसलिए हमने 20 मार्च को जो लाखों लोग पहुँचते हैं उनको कोई असुविधा ना हो, वहाँ पर एक अच्छा कीर्तन का कार्यक्रम हो, सत्संग हो, वहाँ पर संत महात्मा वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर मैंने प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की है,
और उन्होंने टेंटेटिव नोट भी किया हुआ है कि 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी को भी मैंने उनका भी समय लिया है, वो यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर जो इतना बड़ा एक गांव था, अब उसकी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है कि लाखों लोग उसमें समा सकें, लेकिन लाखों लोग तंग होकर भी वहाँ पर आते हैं। आगे आने वाले समय में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होकर अच्छा रास्ता बने, अच्छी सड़क बने, वहाँ पर बड़े बड़े रुकने के लिए कोई धर्मशाला बने, वहाँ पर और मंदिर बने, इस तरह का एक बनाने की एक कल्पना है मन में, उसकी शुरुआत की है। और उसकी शुरुआत के अंदर आज सारी संस्थाएं, कल बहुत ज़्यादा संस्थाएं यहाँ पर पानीपत के अंदर बैठी, 26 तारीख को करनाल की सारी श्याम बाबा की संस्थाएं बैठने वाली हैं। ऐसे 2-3 दिन में हम सोनीपत जाकर सबको, संस्थाओं को सेवा के काम में लगाना और उस क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर निमंत्रण देना कि आप यहाँ पर आओ, परिवार के सहित आओ। सबका पूरा मान सम्मान, कहीं लंगर होगा, कहीं मतलब बहुत अच्छे, मतलब मैं कहूँ कि हमने पीछे श्री राम मंदिर शोभा यात्रा यहाँ पर की, कैलाश खेर जी यहाँ पर आए, मतलब एक अविस्मरणीय मैं कहता हूँ दृश्य था। 2.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी को भी ज़मीन नहीं दिखाई दे रही थी, सब जगह। हालांकि 2.5 किलोमीटर की शोभा यात्रा थी, लेकिन वो शोभा यात्रा इतनी पैक्ड होगी, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए थे, एक भव्य दृश्य बना। उसी तरह का एक भव्य दृश्य 20 मार्च को चुलकाना धाम के अंदर बनेगा। मेरा आखिरी सवाल आता है रोजगार पे, मैं फिर से वहीं से शुरुआत कर दी, वहीं पे आता हूँ मैं। हमारे यहाँ 3 भर्तियाँ हैं सर, TGT, ग्रुप डी और ग्रुप 5657, ग्रुप सी का एक पार्ट है। और अभी मुख्यमंत्री साहब ने कहा 29 तारीख को 29,000 लगभग भर्तियां हो जाएंगी। ये तीनों भर्तियां कोर्ट में भी हैं, क्या इनमें से कोई भर्ती कैंसिल होगी या नहीं, इस बारे में आप? देखो जगदीप जी, ये आप देखो कि एक इंसान की, मनोहर लाल जी की संकल्प शक्ति है कि मेरे हरियाणा के बच्चे जो योग्य बच्चे हैं वो 29,000 बच्चे, हालांकि अब तक वो 1 लाख से ऊपर अपने समय के अंदर वो दे चुके हैं मनोहर लाल जी। हाँ 1 लाख। और जो पुराने वाले हैं, जो दावा करते हैं नौकरियों का, जिन्होंने नौकरियां बेची, जिन्होंने पर्ची खर्ची का धंधा चलाया, वो लोग भी बेचने के बावजूद भी इतना नहीं दे सके। उनकी तो लगभग 80-85 जा रही होंगी पूरे 10 साल के अंदर, और ये लगभग आंकड़ा 1.5 लाख का पहुंच जाएगा। अभी 1.5 लाख का आंकड़ा पहुंच जाएगा। लेकिन इस आंकड़ा 1.5 लाख तक ना पहुंचे, मेरा परिवार की तरह है, लेकिन जहां तक विचारों की बात है, राजनीति की बात है, ये जो पैटी पॉलिटिक्स वो करते हैं, भर्ती रोकने की गैंग उन्होंने बना रखी है, वकीलों के द्वारा जानबूझ के रीट पिटीशन डालना। हालांकि हर बार मुंह की खाई है, इस बार भी मुंह की खाएंगे। जो योग्य बच्चों की भर्ती है वो किसी कीमत पर कैंसिल नहीं होगी। 100% बात है, 100% बात है, क्योंकि पूरी शिद्दत के साथ हमारी सरकार कोर्ट के अंदर लड़ती है, अपना पक्ष रखती है। SYL के मुद्दे पर भी आप देख लो कि जितनी भी सरकारें पहले रही, बड़े बड़े भाषण जरूर देते थे, लेकिन काम करके दिखाया वो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया। और वही बात जो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं चंडीगढ़ मेयर के चुनाव की, उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला, पंजाब में उसी आप पार्टी की सरकार है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी मान लेना चाहिए। जितनी भी बाधा हरियाणा तक पानी पहुँचने की है, हमारी 10 लाख एकड़ का किसान और उतने ही गांव जो हमारी बहनें हैं, आज भी अच्छा पानी, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अच्छा पानी उनको उपलब्ध हो जाएगा अगर SYL का पानी हमारे पास आ जाएगा। तो सरकार आपकी है, करवा लीजिए। नहीं, सरकार है, केंद्र भी पूरी तरह से एडमेंट है, कोर्ट का फैसला भी पूरी तरह से हो चुका है। लेकिन आप ये देखो किस तरह आप पार्टी जो पंजाब के अंदर जो बात के आगे बोले ना, हरियाणा के अंदर आगे बोले। मैं सोच रहा हूँ जिस तरीके से आप राम मंदिर बना लेते हैं, जिस तरीके से आप 370 तोड़ देते हैं, SYL राम मंदिर के लिए भी आप ये देखो कि 500 साल का संघर्ष रहा। SYL का पानी भी लेंगे, चाहे जितना लंबा मर्जी संघर्ष होगा, आ जाएगा 100%। अभी मैं आपसे आखिरी सवाल, बस अब तो फाइनली आखिरी, तो आप जितने मर्जी पूछो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपने राजनीति इतने लंबे समय से कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सारा माहौल, लेकिन अभी मैं अगर भाजपा की बात करूं, 2016 का एक उपद्रव हुआ, अभी एक किसान आंदोलन हुआ, अब दोबारा से फिर किसान आंदोलन, इस तरीके से आप क्या सीख पाते हैं या क्या टैक्टिक्स अपना पाते हैं, क्या करते हैं, इसको किस तरीके की राजनीति? देखिए मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार के बड़े बुजुर्गों ने 47 के अंदर
बहुत बड़ी चोट खाई। लगभग हमारे 10 लाख लोग जो उस वक्त जब 47 के अंदर ये देश को विभाजन किया गया मारे गए। लगभग 2-2.5 लाख बहनों और बच्चियों के साथ बहुत घृणित अपराध हुआ और लगभग 2 करोड़ के लगभग की आबादी, उस समय देखिए कितनी बड़ी आबादी को घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा। आप देखिए उस तकलीफ़ से निकले। उसके बाद जो ये 2016 की घटना हुई बहुत दुखद है। बड़ा भारी प्रयास हुआ इस हरियाणा के भाईचारे को ख़त्म करने का। मैं हरियाणा की 36 बरादरी को चरण छूकर नमन करता हूँ कि उस घटना के बाद मैं समझता हूँ आज हरियाणा के अंदर भाईचारा और प्रेम पहले से भी ज़्यादा लोगों के मन में है। उस घटना को हर कोई भूलना चाहता है, ये गलत है। किसान आंदोलन के समय भी आप समझ सकते हैं कि 1-1.5 साल आप देखिए जीटी रोड पर बैठे हैं। उस वक़्त भी एक मूवमेंट चलाने वाले लोग, आंदोलन चलाने वाले लोग पता नहीं कितने बुरे मन से हैं, जो देश के टुकड़े करने के सपने साथ जोड़कर किसानों का रूप देकर हम भी नहीं समझा पाए कि कृषि कानून कहीं भी किसानों के विरोध में नहीं थे। उस चीज़ का इतना भारी, फिर भी हमने स्टेप को वापस लिया। मैं इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ मोदी जी को। उन्होंने इस बात का कोई अपने मान अपमान का सवाल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं हारा आप जीते। आप अगर कृषि कानून नहीं चाहते जो आपके भले में है, क्या पता वक्त आएगा आपको खुद आके कहोगे कि ये कानून। हालांकि किसान यूनियन इससे पहले यही बात कहती थी, जो कृषि कानून आने के बाद, हाँ इसी की मांग थी। आने के बाद उसका राजनीतिकरण हुआ, उस पर भी हमने अपने आप को स्टेप डाउन किया और वो वापस ले लिए। अब की बार फिर उन्होंने, क्योंकि चुनाव सिर पे थे, उनका एजेंडा क्लियर हो गया। वीडियो बार बार आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया, हमने ये ग्राफ कम करना है। कोई वीडियो ये आ रहा कि 2-3 साल में हम मोदी को ख़त्म कर देंगे हम, और कोई वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि ये किसानी कसूनी हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा एजेंडा तो खालिस्तान लेना है। कई वीडियो इस तरह के आ रहे हैं कि मेरे को 40,000 की बात हुई थी, मेरे को 30,000 तुम दे रहे हो बैठने के लिए। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी बदबू नज़र आती है कि हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की। लेकिन कमज़ोर करने वालों के मंसूबे, अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्तियां भी रहेंगी, उसकी मुझे बिल्कुल भी कतई चिंता नहीं। लेकिन मुझे चिंता है, मुझे हैरानी होती है, और मैं कहता हूं कि कैसे लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं ऐसे राजनीतिक दलों के लोग, कांग्रेस के हों, आप पार्टी के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, कैसे बात रखते हैं लोगों के भले की, जो इस देश का बुरा सोचते हैं, उनके साथ खड़े होकर उनके समर्थन में। क्यों? केवल एक ही मुद्दा है, किसी तरह से मोदी को हटाओ, फिर इंडिया अलायंस बना लेते हैं। इंडिया अलायंस में भी आपस में इनके 100 विरोधाभास है, एक दूसरे को गाली देकर उठते हैं हर मीटिंग के अंदर से, लेकिन डर एक दूसरे को दिखाते हैं कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो मोदी बनेगा तीसरी बार प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं तुम्हारे पाप लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। आप कुछ भी कर लो, लोगों के दिलों से मोदी को नहीं उतार सकते। बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद जी। तो भाई यह वीडियो अपने किसी लगी, जबकि मैं दंगों की बात कर रहा था 1947 में, जब ये मामला छिड़ा, जब पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में जब आना हुआ, तो बहुत सारी महिलाएं अपनी छोटी छोटी बेटियों को संदूकों में पैक करके नहर में छोड़ रही थी, और ताकि उनके साथ कोई अत्याचार ना हो। तो वो जो कौम थी ना, वो मर्द कौम थी। और हरियाणा में आके, हमारे देश में आकर उन्होंने भीख नहीं मांगी, ना ज़मीन मांगी, काम किया। आज भी पानीपत में एक बुज़ुर्ग आदमी 90+ का है, वो कुली का काम करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं फिर एक बात कहूँगा, वैसे तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे को कहने में गर्व भी है। हमारे यहाँ पे 36 बिरादरी है, पंजाबी जो कौम है ना, मर्द कौम है भाई, सच में जिन्होंने उस जंग को जीता है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताई दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।